हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स कि रिसेंटली जो बैन इस पे किया गया ग्राउंड रियलिटी पे कितना इफ़ेक्टिव है और ये क्यों किया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, पीडीएफ अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मिनिस्ट्री है, उन्होंने नोटिफाई किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। कब? इसी लास्ट ईयर 12 अगस्त 2021 में। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव देखते हुए कंट्री ने सोचा, हमारे देश ने सोचा, हम कुछ इस तरह के स्टेप्स लेंगे जिससे प्लास्टिक से जो जितना भी पोल्यूशन होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा अनमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट है जिसको हम यूं ही फेंक देते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इंडिया ने एक साइक्लिंग प्रोसीडियर सोचा दैट वी विल मैनेज प्लास्टिक। जब मैन्युफैक्चर हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यानी उसकी रीसाइक्लिंग तक हम उसको पहुंचाएंगे। अब ऑलरेडी देखिए, इंडिया पार्टी है यूएनईए। यूएनईए क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली। यहाँ पे 124 देश जो हैं वो इसके पार्टी हैं, और इंडिया ने भी एक रेजोल्यूशन साइन किया था, और उसको देखते हुए वहाँ पे फुल साइकिल जो प्लास्टिक्स की है उसको आपने कंप्लीट कराना है, यानी प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक। कि अगर कोई कंट्री, वहाँ का कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है तो उसको रिसाइकल तक भी पहुंचाना है, रिसाइकलिंग भी करनी है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू यूज़ प्लास्टिक इन योर कंट्री। नाउ सी व्हाट इज़ दिस सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है? इंडिया ने 19 तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट बैन ये रहेगा। अब जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, जिसको हम एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड कर दें। जैसे आप दूध की थैली खोलते हैं तो उसको ऊपर से छोटा सा प्लास्टिक खोलते हैं, और दैट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक। बाद में आप उसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं? तो इस प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मैक्सिमम हाईएस्ट शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में। अब कौन सी आइटम्स यहाँ पे बैन हो रही हैं? ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ने बैन किया है पॉलीथीन, जो भी 75 माइक्रॉन्स के नीचे आता है। सितंबर 2021 में ही उसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा के 50 माइक्रॉन्स किया। सॉरी, पहले 50 किया था और 50 से एक्सपैंड करके इन्होंने 75 माइक्रॉन ये लोग लेके आए। और अब इन्होंने ये भी कहा है कि ये लिमिट बाय दिसंबर हम एक्सटेंड कर देंगे 120 की। 120 माइक्रॉन्स से नीचे का जो बैग है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, ये कंप्लीट बैन करना चाहते हैं। जो भी सैशेज आप यूज़ करते हैं, जिस पे आपका गुटखा, टोबैको, पान मसाला ये सब स्टोर होता है, इस तरह के छोटे छोटे सैशेज पे बैन लगाना चाहते हैं। तो अभी जो फिलहाल इन्होंने 1 जुलाई 2022 की क्या न्यूज़ है कि काफ़ी सारी प्लास्टिक आइटम्स को इन्होंने बैन किया, जिसमें प्लास्टिक फ्लैग्स हो गए, पॉलीस्टाइरीन हो गया, प्लास्टिक की स्टिक्स आ गई, बलून्स आ गए, जो स्टिक्स बलून्स के लिए यूज़ की जाती हैं, कटलरी जो आप फोक्स, स्पून्स यूज़ करते हैं, रैपिंग या सिगरेट पैकेट्स जो यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी आइटम्स पे यहाँ पे बैन लगा है। अब प्लास्टिक बैन्स जो हैं इनको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से आप ईयरबड यूज़ करते हैं, ईयरबड में बीच वाला आपका प्लास्टिक का होता है, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है? कि हम वुडन स्टिक यूज़ करें, कि उसके बीच वाला जो पार्ट हो वो वुड का हो। तो इस तरह की पहल यहाँ पे की जा रही है कि हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो ये बना रही हैं, और लोग जो कंज्यूमर्स हैं हम लोग, कि हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढें। नॉन प्लास्टिक ईयरबड्स यूज़ करें, स्टील के ग्लासेस को यूज़ किया जाए, रीयूजेबल कटलरी यूज़ की जाए, खादी फ्लैग यूज़ किया जाए, वुडन स्टिक जिसमें लगी हो, प्लास्टिक ना लगा हो, वुडन लॉलीपॉप स्टिक जो है वो यूज़ की जाए। इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ करें। अब ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, ये हार्मफुल क्यों हैं? क्योंकि आप इनको एक बार यूज़ करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बाद में इनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है कि इसको हम कहाँ डिस्पोज करेंगे। हेल्थ रिस्क आपका इससे बढ़ जाता है, आपका इन्वायरमेंट पल्यूट होता है। इसलिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, एंड में उनको फेंक दिया जाता है, आपको वो समुद्र में यूं ही पड़े मिलेंगे या कोई भी, और इनकी जो डिफ़िकल्टी है कलेक्शन में वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पे क्या आ रही है कि इसकी कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, और रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाती। ऑल्दो हम कहते हैं हम रिसाइकल करेंगे, बट नहीं हो पाता। इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे आप देख लीजिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड पर पर्सन कंट्री वाइज, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है, और इंडिया में आप देख सकते हैं। और
लिटरिंग हम किसको बोलते हैं कि यूं ही फेंक दिया जाता है, तो जिससे आपके इकोसिस्टम्स भी डिसरप्ट होते हैं, चाहे वो आपका लैंड का इकोसिस्टम है चाहे एक्वाटिक है। तो अल्टीमेटली आप इसको किस में इंक्लूड कर सकते हैं, पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन है। इंडिया पहला इस तरह का देश नहीं है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रहा है। बांग्लादेश पहला कंट्री बना था जिसने प्लास्टिक बैग्स को 2002 में ही बैन किया था। न्यूजीलैंड ने 2019 में प्लास्टिक बैग्स को बैन किया था, और चाइना ने भी ये जो बैन है प्लास्टिक बैग्स का 2020 में लाया था। फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी कि धीरे धीरे इसको लिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अब 1999 में आप देख सकते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूजेज रूल्स अलग थे, और आज 2008 तक आप पहुंचेंगे तो आपको अलग रूल्स जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रो किया है। हमारे जो रूल्स हैं इनको कैसे कैसे स्ट्रिक्टर बनाया गया है और प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरर, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, प्लास्टिक बना रही हैं, उनका रोल कहाँ पे आता है? तो जो आपके अमेंडमेंट रूल्स फरवरी 16 2022 को आए हैं, इस पे ये वर्ड आप लिख लीजिए, EPR। EPR क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इसको मैनेज करना है। प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं, एंड लाइफ तक आपने देखना है उस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग, कि उसकी रिसाइकलिंग करनी है। इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, कि पैकेजिंग वेस्ट जो है उसको यूं ही लिटरिंग ना हो, उसको रिसाइकल किया जाए। अब रिसाइकल का भी यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस सामने आते हैं। देखिए, ये जो बैन है ये तभी, अब ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें कि बैन तो हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना है ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप देखेंगे 25 इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले प्लास्टिक को बैन किया था स्टेट लेवल पे, लेकिन ये बैन्स का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लिमिटेड इम्पैक्ट रहा रियलिटी में, क्योंकि किसी ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अब चैलेंज ये है कि लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ इस बैन को कैसे इम्प्लीमेंट करवाती हैं, गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे काम करवाती हैं। जैसे अब ईयरबड्स हो गए, प्लास्टिक स्टिक्स हो गई, प्लास्टिक स्टिक्स और बलून हो गई, या जो भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर क्या इसके लिए अकाउंटेबल रहेगा, बेचेगा इस तरह का सामान आफ्टर द बैन ऑल्सो। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये जो डाउन साइक्लिंग के नाम पे क्या किया जाता है, मतलब रिसाइकलिंग के नाम पे डाउन साइक्लिंग की जाती है। डाउन साइक्लिंग क्या की जाती है, जहाँ पे आपके हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके नए प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं लोअर क्वालिटी के। उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल से पॉलिस्टर बनाया जाता है कपड़ों के लिए। और यहाँ पे जो जनरल वेस्ट के साथ, कई बार हम इसको जनरल वेस्ट के साथ डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके बाद हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ हटा रहे हैं, तो आप देखिए प्लास्टिक हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। अपने घर में ही नज़र मारेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हर चीज़ में तो प्लास्टिक ही है। मार्केट से इतनी सारी चीज़ें तो हम प्लास्टिक वाली ही खरीदते हैं। तो उनका ऑल्टरनेटिव क्या, अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लास्टिक का बेटर ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढ सकें। प्लास्टिक पोल्यूशन कम करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेनी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज़, ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, इस तरह के सब कंज्यूमर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी जैसे रिसेंटली आई हैव अ सन, मैंने उसके लिए कपड़े मंगवाए कहीं से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लास्टिक की जगह क्लॉथ के एक बैग में उन्होंने कपड़े भेजे, और उस क्लॉथ के बैग को भी उन्होंने बाद में क्या कहा कि हम ये वापस ले जाएंगे। तो उनका 2-4 दिन के बाद उनके साथ डेट शेड्यूल करके दैट पर्सन केम बैक, कि वो पैकिंग जो है वापस ले गया ताकि वो रिसाइकल कर सकें, फिर से किसी और कस्टमर को दे सकें। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो इसी तरह से जो ब्रांड्स हैं उनको भी इस तरह के इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सस्टेनेबल ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। तो वे फॉरवर्ड में आप यही लिख सकते हैं कि बैन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, और भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं और भी लानी पड़ेंगी प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि जो एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी हो सके। तो रिसाइक्लेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर से कहूँगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट शुड बी द प्रायोरिटी ऑल्सो। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज लेक्चर। अगेन आई एम टेलिंग यू माई टेलीग्राम लिंक, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ ईजी बना सकते हैं। सो इट इज़ 11 सितंबर नाउ। आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है
सिंपल सा रूल है, मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट। मॉक्स नहीं देंगे तो भूल जाइए, नहीं होगा क्लियर, ये मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ। सो जितने टेस्ट हो सकते हैं उनको दीजिए। मेंस टेस्ट सीरीज़ भी सिमिलरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्रिप्शन, आपका जो सपना है उसको पूरे करने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो। आप वीरो यूपीएससी कोड यूज़ कर सकते हो अनअकैडमी के कोर्सेज लेने के लिए, किसी भी टीचर से यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरा कोड यूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि इनकेस आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से टेलीग्राम पे टच में रहिए, पर्सनल गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि आपको कैसे क्लियर करना है। अनअकैडमी वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलती है, जिससे पढ़ना है आप पढ़िए। बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस का ये फ़ायदा रहता है, आपका स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल रहता है, अच्छे से पढ़िए। इनकेस एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो ईएमआई का बेस्ट ऑप्शन है। पर मंथ आप पैसे देते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और खुद पे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी। बाकी 2 साल से या उससे ज़्यादा का कोर्स लेते तो 1 साल आपको फ्री में मिलता। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको हमारी तरफ से फ्री में मिलता है। थैंक यू सो मच।